नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती होती है। विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों पे, प्लेटफॉर्म्स पे तरह-तरह की फ़ोटोज़, वीडियोज़, कोटेशंस, महात्मा गांधी से जुड़े हुए कोटेशंस लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उन पोस्टर पे, उन कमेंट्स पे, उन कोटेशंस पे कमेंट किए जा रहे हैं, वीडियो को शेयर किए जा रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का जो असल उद्देश्य है वह यह है कि क्या हम केवल महात्मा गांधी के कोटेशंस को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाकर या उनकी फ़ोटो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक के वॉल पर लगाकर, ट्विटर्स के अकाउंट्स पे उसको शेयर करके हम महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हो जाएंगे या महात्मा गांधी को हम आत्मसात कर लेंगे। महात्मा गांधी क्या साल में केवल एक बार याद किए जाने वाले पुरुष हैं या एक ऐसे विद्वान हैं जिन्हें केवल 2 अक्टूबर के दिन ही हम याद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर महात्मा गांधी को समझना है तो हमारे पास क्या बुनियादी आधार होने चाहिए। जब हम कहते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हमारे पास आती हैं वह किस रूप में आती हैं, उसके सोर्स क्या हैं और किन वजहों से वो हमारे पास आती हैं। क्या सही मंतव्य को लेकर, सही उद्देश्य को लेकर उनकी ठीक उसी बातों को हम तक पहुंचाया जाता है जो बातें उन्होंने कही हैं, जो विचार उन्होंने अपनाए हैं या जो विचार सिद्धांत उन्होंने अपने चिंतन में या पुस्तकों में, लेखों में लिखा है या पत्रों में दिखाई पड़ता है, क्या वो उसी रूप में हमारे पास पहुँचते हैं कि हमारे पास आने से पहले कई तरह के फ़िल्टर्स, कई तरह के परिवर्तन उनमें दिखाई पड़ते हैं या उनके साथ जोड़े जाते हैं। ये एक अहम सवाल है, क्योंकि मेरा मानना है कि महात्मा गांधी को पढ़ा कम और सुना ज़्यादा गया है और हम जानते हैं कि सुनी सुनाई बातें उस रूप में नहीं होती हैं जिस रूप में वो अपने ओरिजिन प्लेस से या उद्गम स्थल से निकलती हैं। उद्गम स्थल का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी की जो लेख हैं, जो पुस्तकें हैं, वो विचार, वो सिद्धांत उनमें निहित है, मूल रूप में वे वहीं मौजूद हैं। अगर हमें महात्मा गांधी के मूल विचार तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें उनके साहित्य या उनके द्वारा रचित जो साहित्य है, उनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं, उनके द्वारा रचित जो लेख है, जो पत्र हैं, विभिन्न व्यक्तियों से, महापुरुषों से जो उनके पत्राचार हुए हैं, उनके माध्यम से हम उनके मूल विचार तक पहुंच सकते हैं। बाकी किसी अन्य व्यक्ति या बाकी किसी अन्य पुस्तक जो उनकी मूल नहीं है, वह एक द्वितीयक स्रोत ही माना जाएगा और जो प्राथमिक स्रोत है वे उनकी पुस्तकें ही हैं। मैं इस बात को लेकर काफ़ी आश्वस्त हूँ कि महात्मा गांधी की पुस्तकों को बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कमोबेश यह बात सही प्रतीत होती है, क्योंकि जिस तरह से महात्मा गांधी की आलोचना की जाती है या उनके विचारों को जैसे प्रस्तुत किया जाता है तमाम मीडिया चैनल्स में या फिर उन विध्वंसक व्यक्तियों के विचारों में दिखाई पड़ते हैं, उन विरोधियों में दिखाई पड़ते हैं, उन दक्षिणपंथी व्यक्तियों में के विचारों में देखने को मिलते हैं जो महात्मा गांधी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इत्तेफाक का आशय यह है कि वे उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। असहमति लोकतंत्र में एक आवश्यक तत्व है जिसका रहना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जिससे सहमत नहीं होते हैं हम उनके जो मूल विचार हैं उन मूल विचारों को बिना पढ़े ही तमाम तरह की तोहमतें उनके ऊपर लगाएं। तो मैं ये आग्रह करता हूँ या मैं इस मान्यता में विश्वास रखता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए, और जो जानने का सबसे अच्छा तरीका है वह या तो आप स्वयं उस व्यक्ति से परिचित हों, आप उसके साथ समय या वक्त गुजारे हों, तब आप जान सकते हैं। यदि व्यक्ति इतिहास के किसी कालखंड में है जहाँ जाना आपके लिए असंभव है, तो हमारे पास एकमात्र रास्ता यह बचता है कि हम उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में निहित विचारों को पढ़कर उनसे भली भांति परिचित हो सकते हैं। और महात्मा गांधी से परिचित होने के लिए उनकी पुस्तक हिंद स्वराज से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। यदि वक्त मिले तो किन्हीं लोगों ने हिंद स्वराज नहीं पढ़ा है, उन्हें हिंद स्वराज बहुत पतली सी पुस्तक है, उसे पढ़ना चाहिए। पुस्तक तो बहुत पतली है, बहुत कम वज़न की है, लेकिन बातें काफ़ी दमदार हैं, काफ़ी वज़नी बातें हैं। ऐसी बातें जो आपको झकझोर देंगी, जो आपको गांधी के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर करेंगी, और जो बातें फ़िल्टर होकर आपके पास गांधी के बारे में आई हैं, आप उसके लिए फिर से मजबूर होंगे। उन बातों को बदलने के लिए आप मजबूर होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, द्वेष की भावना आए हो, हिंसा उद्वेलित हो, या फिर क्रोध, काम, लोभ, मोह जैसे किसी भी अवगुणों की चर्चा या उनके जीवन में, उनके विचारों में दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इन पुस्तकों का अध्ययन करें। अगर महात्मा गांधी के बारे में आप काफ़ी विस्तृत जानना चाहते हैं तो उनकी पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। हिंदी में भी है ये किताब, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आप उसे पढ़ सकते हैं। या आप अधिक जानना चाहते हैं, अधिक गहनता के साथ महात्मा गांधी के विचारों को समझना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं उनके विचारों के माध्यम से, तो हम उनके ऊपर लिखी एक संपूर्ण वाङ्मय है, हम उसे पढ़ सकते हैं। यह लगभग 97-98 पार्ट में है, खंडों में है। हिंदी में ये है। इंग्लिश में पढ़ने जो इंग्लिश भाषी लोग हैं वो कलेक्टेड वर्क्स ऑन गांधी को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, या किसी दोस्त मित्र के पास वह उपलब्ध हो तो उनसे लेकर पढ़ सकते हैं। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक जो विचार हमारे मन में, दिमाग में गांधी को लेकर है, क्या वो सही है या किस हद तक हम वहाँ पहुँच पाए हैं। मैंने जितना गांधी को पढ़ा है, ये उनके संपूर्ण वाङ्मय के कुछ खंडों को पढ़ा है मैंने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पढ़ा है। हिंद स्वराज तो मैंने कई दफ़ा पढ़ा है, लगभग 8 बार मैंने पढ़ी है, और आज 2 अक्टूबर के दिन मैंने एक बार फिर हिंद स्वराज को पढ़ा है। तो कुल 9 बार मैंने हिंद स्वराज को पढ़ा है। हिंद स्वराज की वो बातें, सारे शब्द मेरे दिमाग में, एक एक शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि जब कोई व्यक्ति महात्मा गांधी के बारे में कुछ उटपटांग बातें, कुछ ऐसी बातें, अतार्किक बातें उनके बारे में बोलता है, तो मुझे अफसोस होता है कि ऐसा कुछ तो महात्मा गांधी ने शायद नहीं सोचा होगा, या उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो इस तरह की बातें या इस तरह के इस तरह की हिंसक बातें, उन बातों से जिनसे हिंसा पैदा हो, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा।
खैर, बहरहाल मैं आप आपसे महात्मा गांधी के विचारों के बारे में एक ठोस और बुनियादी शुरुआत के रूप में करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या महात्मा गांधी के लिए ये जो आदर्श हैं वो आदर्श कोई नए नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने कोई ऐसा प्रयोग किया हो, ऐसा कोई अस्त्र दे दिया हो जो बिल्कुल नए हो, लेकिन कई मायने में वो नए भी हैं। खुद महात्मा गांधी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज के प्रारंभिक पन्नों पे कहते हैं कि यह जो मेरे विचार हैं वह मेरे भी हैं और मेरे नहीं भी हैं। मेरे इसलिए हैं क्योंकि मैं इन विचारों के माध्यम से अपने आप को नियोजित करना चाहता हूँ, या इन विचारों में निहित आदर्शों के आधार पर अपने आप को बरतना चाहता हूँ, अपने आप को उन रास्तों पर ले जाना चाहता हूँ। इसलिए ये मेरे अपने निजी विचार हैं। लेकिन ये मेरे विचार इसलिए नहीं हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बातें, ये विचार, ये सिद्धांत मैंने पहली बार सोचा हो। इसका अस्तित्व प्रारंभिक समय से रहा है। तमाम विद्वानों के विचारों में ये देखने को मिल रहा है। तो जब हम न्याय अन्याय की बात करते हैं तो न्याय अन्याय का विषय काफ़ी प्राचीन रहा है। सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही न्याय और अन्याय के बारे में नियम दिखाई पड़ते हैं। तो मुख्यतः इसके 4 नियम हैं। पहला नियम है बुराई के बदले अधिक बुराई। तो जब हम बुराई के बदले अधिक बुराई की बात करते हैं तो हम न्याय दंड की बात करते हैं। एक ऐसे न्याय दंड की बात करते हैं जिसमें किसी बुराई के बदले या उस बुराई को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा बुराई देखने को मिलती है। जैसे आप कह सकते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से। तो मनुस्मृति में लिखित जो दंड हैं वह कुछ इसी तरीके की हैं। या जो राजा होते थे, जब राजतंत्र में जो दंड की व्यवस्थाएं थी, उस दंड में इसी तरह के कुछ न्याय दिखाई पड़ते थे। दूसरा है बुराई के समान बुराई। जैसे आप कह सकते हैं जैसे को तैसा। ये कुछ हद तक उन कानूनों की तरह है जो संवैधानिक तरीके अपनाता है। संवैधानिक तरीके अपनाता है का आशय यह है कि संविधान में उल्लिखित नियमों के आधार पर दंड की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वह कमोबेश न्याय का प्रतिकार करने के लिए, न्याय को दिलाने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए इस दूसरे रास्ते का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बुराई के समान बुराई। यदि किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या की है तो उसे दंड के रूप में क्या दिया जा सकता है? उसे दंड के रूप में कठोर दंड के रूप में उसे भी मृत्यु दंड दिया जाता है, उसे आजीवन कारावास दिया जाता है। ये सभी इस न्याय के संदर्भ में, न्याय को स्थापित करने के संदर्भ में दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता है बुराई से कम बुराई का रास्ता, या बुराई से अच्छाई का रास्ता। यदि किसी ने बुरा किया है, यदि किसी ने मेरे साथ अन्याय किया है, तो मैं भी उसके साथ अन्याय न करूं, बल्कि मैं उसके साथ अच्छाई के रूप में पेश आऊँ, अच्छाई के साथ उससे बर्ताव करूं। और यह रास्ता दरअसल महात्मा गांधी का है, यह रास्ता बौद्ध का है, यह रास्ता ईसा मसीह का है। इस रास्ते को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और एक चौथा जो रास्ता हो सकता है मेरे हिसाब से, वह रास्ता है बुराई की उपेक्षा कर देना। तो यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो हम उसे उपेक्षित कर दें, उसकी तरफ ध्यान ही न दें। सो ये कोई समाधान नहीं है, या आप कहें कि हम उसके लिए कोई समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, उस बुराई को ख़त्म करने के लिए हमने कोई समाधान दिया हो, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। ये दरअसल जो तीसरा रास्ता है वह रास्ता काफ़ी कठिन है। पहले और दूसरे
रास्ते में हिंसा है, वह न्याय को स्थापित करने के लिए प्रताड़ना का प्रयोग करता है। और तीसरा जो रास्ता है वह न्याय को स्थापित करने के लिए प्रताड़ना नहीं बल्कि अहिंसक रास्ते का उपयोग किया जाता है। यह रास्ता बहुत कम समाजों में देखने को मिला है, चाहे वह प्राचीन समय से लेकर समकालीन समय तक अगर हम देखें तो इस तीसरे रास्ते का प्रयोग समाजों ने बहुत कम किया है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में शायद कहीं देखने को मिल जाए। न केवल समाजों में बल्कि व्यक्तियों ने भी इस रास्ते का उपयोग कम ही किया है। बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बुराई का सामना अच्छाई से किया हो, असत्य का सामना सत्य के साथ किया हो, और उन्हीं कम लोगों में, गिने चुने लोगों में ही महात्मा गांधी का नाम शुमार है। अब सवाल यह है कि महात्मा गांधी चाहते क्या थे? ये सवाल इतना आसान नहीं है। या किसी एक शब्द में या थोड़े शब्दों में किन्हीं बातों को घुमा फिरा कर कहने से यह बात सही साबित नहीं हो जाएगी कि महात्मा गांधी क्या चाहते थे, क्योंकि महात्मा गांधी की जो दृष्टि थी वह काफ़ी व्यापक थी। शायद 1-2 घंटे या 1-2 दिन, महीने, साल, दशकों में भी हम उनके उस व्यापक दृष्टि को समझ नहीं सकते हैं। ऐसा कहना शायद मानवीय सोच या मानवीय बुद्धि के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी के विचार, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में अपने उस प्रवास के बाद जब वो भारत आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के समय काल से ही महात्मा गांधी को विचारों को जानने की कोशिश लगातार होती रही, और दुनिया में वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही मशहूर हो गए थे, काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। भारत में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने भारत की क्रांतिकारी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, उस नेतृत्व की सराहना भी न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर एक कोने में की जाती है। बात यह है कि जिस मनुष्य की कल्पना या जो मनुष्य उन्हें दिखाई पड़ रहा था, जिन मनुष्यों को उन्होंने देखा, उन मनुष्यों के अंदर एक हृदय है। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, और नैतिक प्राणी होने के साथ साथ उनमें कुछ अनैतिकता भी विद्यमान है। इस धरती पे, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह मानव हो चाहे मानवेतर प्राणी हो, सब में अच्छाई और बुराई विद्यमान होती है। अब देखना ये होता है कि अच्छाई की मात्रा कितनी है, बुराई की मात्रा कितनी है, या अच्छाई की मात्रा को स्पर्श करके हम उन्हें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उनमें वृद्धि कर सकते हैं, और बुराई की उस हिस्से को स्पर्श करके, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पर्श करने के बाद वो बुराई बढ़ जाएगी, मतलब उस बुराई को उजागर करके मनुष्य की मानवीय क्षमता की, मानवता की के अंदर जो बुराइयां आ रही हैं, उन बुराइयों को चिन्हित करके, पहचान करके हम कैसे उस बुराई से ऊपर उठ सकते हैं, ऐसी सोच महात्मा गांधी की थी। हम सब जानते हैं कि वे भौतिक वस्तुओं से काफ़ी दूर रहते थे। दूर रहने का सही है कि वो कम से कम संसाधनों में जीवन यापन करने की बात करते थे, और वो कहते थे कि मनुष्य की आवश्यकताएं अगर कम हो जाएंगी तो मनुष्य की सारी समस्याएं समाप्त तो नहीं होगी, लेकिन समस्याओं से संबंधित जो उलझने हैं, जो बेचैनी है, किसी वस्तु को पाने की जो बेचैनी है, जो लालसा है, उस पर काफ़ी हद तक हम काबू पा सकते हैं, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। उस लालसा को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कैसे सुखी जीवन कैसे जिया जाए, इसका भी मूल मंत्र उनके पास मौजूद था। वह मूल मंत्र सत्य और अहिंसा का था।
अस्त्य कथा, अपरिग्रह कथा, ब्रह्मचर्य कथा, ये सभी एक टूल्स हैं, उनके सत्याग्रह आंदोलन के एक टूल्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में इन सभी उपकरणों का, टूल्स का किस तरह से प्रयोग किया, आप सभी भली भांति परिचित हैं, मुझे बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसार में दो तरह के लोग हैं। एक तो जो डिस्ट्रक्शंस, विध्वंसक सोच के हैं, विध्वंसक सोच के नहीं भी हैं तो भी उन्होंने जो विचार दिए वो काफ़ी विध्वंसक थे, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाते थे। अगर आप बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² का फार्मूला दिया, और वो उस फार्मूले से आप सबको पता है कि कितना विध्वंसक हथियार वर्तमान समय में मौजूद है। उस विध्वंसक हथियार से कितना विनाश हो सकता है, उसकी कल्पना हमारे और आपके क्षमता के बाहर है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही कहा था, आपको याद होगा, कि आने वाली पीढ़ियाँ बमुश्किल यह विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का एक ऐसा भी इंसान इस दुनिया में रहा है। लेकिन खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ये नहीं जानते थे कि उनके सिद्धांत या उनके उस सूत्र के आधार पर किस तरह के विध्वंसक हथियार का निर्माण किया जा सकता है। तो जिस तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ वह यह है कि जो डिस्ट्रक्शन है, वह उस डिस्ट्रक्शन से आप कुछ ओरिजिन नहीं कर सकते हैं, आप कुछ सृजित नहीं कर सकते हैं। उसमें एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा संबंध है कि आप एक ऐसे समाज को बनाना चाहते हैं जो किसी दूसरे समाज को विध्वंस करके, किसी दूसरे समाज को समाप्त करके ही स्थापित किया जा सकता है। और यह रास्ता युद्ध का है। जब आप किसी युद्ध में जाते हैं तो देश की सेनाओं के अंदर जो जज्बा होता है, वह अपने देश के प्रति जो लगाव होता है उनका, उस लगाव के कारण वो अपने शरीर को बलिदान कर देते हैं। वह अपने उन महत्वपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करते हैं जिन इच्छाओं के लिए हम और आप दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब ये कि उसमें किसी न किसी का डिस्ट्रक्शन ज़रूर है, किसी न किसी की हानि ज़रूर है। वह हानि यदि अपने देश की नहीं है तो किसी न किसी देश के साथ ज़रूर है, किसी न किसी देश के निवासियों के साथ, नागरिकों के साथ वह हिंसा मौजूद रहेगी, वह हिंसा हो रही है। अब ये कहना कि भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है, तो पाकिस्तान का जो मरने वाला व्यक्ति है, भारत के सैनिकों द्वारा जो पाकिस्तान का व्यक्ति मरता है, उसके मरने से हमारा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वह हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन है, क्या वह इंसान नहीं है? वह इंसान है। अब ये बात अलग है कि यदि हमने उसको नहीं मारा या हमारे सैनिकों ने सामने खड़े पाकिस्तानी सैनिकों ने मारा, तो पाकिस्तानी सैनिक हमारे भारतीय सैनिक को मार देगा। अब इस तर्क में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के विचारों से अब आपको अवगत कराना चाहते हैं। हालांकि आप सब जानते हैं, लेकिन वह जिस तरह की मानवता का निर्माण करना चाहते हैं, उस मानवता की तरफ थोड़ा सा इशारा मैं ज़रूर करना चाहूँगा। वह मनुष्य डिस्ट्रक्शन से नहीं, डिस्ट्रक्शन के विचार से नहीं, बल्कि सृजन के विचार से, एक ऐसे हथियार से लड़ाई लड़नी चाहिए जो दोधारी तलवार हो। दोधारी तलवार का मतलब ये नहीं है कि जो मारे वो भी मर जाए और जिसको मारे वो भी मर जाए।
दो धारी तलवार का आशय यह है कि मारने वाला भी जिंदा रहे और जिसको मारा जा रहा है वह भी जीवित रहे। यह रास्ता महात्मा गांधी का ही है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे एक अमूल्य सूत्र को भारतीय जनता को, न केवल भारतीय जनता को बल्कि पूरे विश्व को सौंपा। इस हथियार से आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं और इस लड़ाई की जीत सुनिश्चित है। यदि आप सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। तकलीफ होगी, पीड़ाएं होंगी, कष्ट होंगे, बहुत सारी आवश्यकताएं आपकी अधूरी रहेंगी, पूरी नहीं होंगी, लेकिन जो व्रत आप ले रहे हैं वह व्रत ज़रूर पूरा होगा एक ना एक दिन। तो इस जीत के प्रति या इसकी जीत के प्रति हमें आश्वस्त रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जीत पक्की है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपकी आत्मा शुद्धि होनी चाहिए, जिसे महात्मा गांधी सेल्फ रियलाइजेशन का नाम देते हैं कि यदि आपकी आत्मा शुद्ध है, यदि आपकी आत्मा परिपक्व है और आप जिस सत्य और अहिंसा नामक अस्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, यदि उसे आपने अपने आचरण में उतारा नहीं है तो यह काफ़ी घातक हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप उन सूत्रों का प्रयोग करने से पहले उन्हें अपने आचरण में उतारें। तो आप देखते हैं या हम सभी ने कहीं न कहीं पढ़ा होगा या जो उनके समय काल में रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से महात्मा गांधी सबसे पहले उन विचारों पे चलते हैं, इसके बाद उन विचारों को किसी दूसरे के ऊपर आरोपित करते हैं या किसी दूसरे को चलने के लिए कहते हैं। तो ये एक ऐसी बात है जिसे हम जानते तो हैं, लेकिन इसके आधार पे बर्ताव करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम सबको ज्ञान देते रहते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन सबसे पहले हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए जो हम किसी दूसरे को सुझाते हैं। इस मायने में महात्मा गांधी काफ़ी शानदार हैं, बेजोड़ हैं, उनके विचार काफ़ी अद्भुत हैं या उनका जीवन काफ़ी अद्भुत है कि उन्होंने सबसे पहले स्वयं को उन नियमों के अधीन किया। जब हम कहते हैं कि या फिर जब कई बार बड़ी बड़ी बहसों में कोई पराजय की तरफ जाता है तो कहता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दरअसल महात्मा गांधी मजबूर नहीं थे। वो मजबूर इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सत्ता के साथ लड़ाई लड़ी जिससे पूरा विश्व, जिसके कब्जे में पूरा विश्व था। तो उस सत्ता के खिलाफ बिना एक अस्त्र उठाए, बिना किसी शस्त्र के उन्होंने उस सत्ता को पराजित किया, परास्त किया। न केवल एक बार बल्कि कईयों बार। दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक की पूरी उनकी यात्रा वृत्तांत को आप उस संपूर्ण वांग्मय में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने किन कृत्यों के माध्यम से उस अपराजेय शक्ति को हराया था। तो इस मायने में वह काफ़ी बेजोड़ हैं और हमें काफ़ी गर्व है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अफसोस भी होता है कि वो जिन सिद्धांतों के खिलाफ या जिन विचारों के खिलाफ वो लड़ रहे थे, उन्हीं विचारों ने उनकी हत्या की। वो हिंसा के विरोधी थे, लेकिन हिंसा के माध्यम से ही उनकी मृत्यु होती है। हमारे देश के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती है। काफ़ी अफसोस की बात है कि महात्मा गांधी को जिन दंड
विध्वंसक विचारधारा के लोगों ने अपमानित किया। अपमानित करने के साथ साथ उनके ऊपर जिस तरह की तोहमतें लगाईं और आखिर में जिस तरह से एक मनोविकार से ग्रसित व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या की, वह काफ़ी शर्मनाक है हमारे देश के लिए। जिस महात्मा गांधी की पूरी दुनिया में पूजा होती है, या जिनके विचारों को अपनाकर बहुत सारे लोगों ने शांति के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज़ को जीता है, आप उन्हीं के देश में उन्हीं की हत्या कर दी जाती है। कई बार ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के लिए अगर हम कहें कि हम अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल प्राइज़ देंगे, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही तो नोबेल प्राइज़ का वितरण शुरू हुआ। नोबेल प्राइज़ नामक संस्था या नोबेल प्राइज़ का पुरस्कार दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया है ना, दरअसल उनके विचारों को कमतर आंकना होगा या उनके महत्व को कम करना होगा, क्योंकि वो उससे ऊपर हैं। ऊपर नहीं तो कम से कम उसके पैरेलल तो है ही हैं। उस पूरे पुरस्कार के पैरेलल हैं महात्मा गांधी। तो वो पुरस्कार के काबिल नहीं थे, ऐसा लोग कहते हैं कि, या फिर कहते हैं कि यूरोपीय देशों के लोगों में एक तरह की ऐसी भावना थी कि यूरोप के देश के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, और तो इसीलिए उनको या भौतिक सभ्यताओं, पाश्चात्य सभ्यताओं को विरोधी थे। पाश्चात्य सभ्यताओं से ओत-प्रोत यूरोपीय संस्कृति है, यूरोपीय समाज है, वहाँ के लोगों ने उन्हें नकारा। तरह तरह के तर्क हैं, उन तर्कों में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहना है कि महात्मा गांधी उस पुरस्कार से ऊपर हैं। अब ये कहें कि हम किसी ईश्वर को मानते हैं या किसी ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर को मानना और फिर उसी ईश्वर के नाम पर कोई पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना बहुत ओछा माना जाएगा। और महात्मा गांधी के लिए शांति पुरस्कार के नॉमिनेट किया जाना और फिर उन्हें अस्वीकृत किया जाना, वो काफ़ी आहत करने वाली घटनाएं हैं, विचार हैं, जिनका सरोकार महात्मा गांधी का भी नहीं था। महात्मा गांधी ने भी ये नहीं कहा कि आप मुझे नॉमिनेट करिए या मुझे पुरस्कार दीजिए। वो इतिहास की बात है, उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझने की ज़रूरत है कि महात्मा गांधी एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे विचारक हैं, एक ऐसे आदर्श व्यवहारवादी हैं, एक ऐसे राजनेता हैं, एक ऐसे भविष्य दृष्टा हैं, जिनके विचार वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक हैं। क्योंकि दुनिया के हर एक हिस्से में आप देखेंगे तो वह जो डिस्ट्रक्शन है वह काम कर रहा है, चाहे वह कानूनी तौर पे हो, चाहे वह गैर कानूनी तौर पे हो। दोनों तरीके से, दोनों तरीकों में, दोनों रास्तों में वही डिस्ट्रक्शन ही काम कर रहा है। मतलब ये कि जब मैंने आपको बताया था कि न्याय और अन्याय के प्रति प्रतिकार का जो संबंध है, जो 4 रास्ते हैं, उन 4 रास्तों में 2 रास्तों पर ही हम अपने आप को पाते हैं। हम सभी, समाज का हर एक व्यक्ति पाता है। सारी संस्थाएं उन्हीं 2 रास्तों पर हैं, सारे नियम कानून उन्हीं रास्तों पर हैं। तो कैसे हम न केवल एक व्यक्ति के तौर पे
बल्कि समाज के रूप में, न केवल समाज से बल्कि उससे आगे बढ़कर हम एक राजनीतिक व्यवस्था को कैसे उस तीसरे रास्ते पर लेकर आएँ। हालांकि ये काफ़ी आदर्शवाद है, यूटोपिया है, ये काल्पनिक दुनिया है कि जहाँ पर कोई आपको गाली दे तो आप मुस्कुरा कर चल दें। ऐसा बहुत कम जगहों पर या ऐसा बहुत कम लोगों में देखा जाता है कि सामने वाला मुस्कुरा दे और हम गाली दे दें, बस हम गाली दे दें और सामने वाला मुस्कुरा दे। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, अंतर्विरोध है। क्योंकि यदि कोई हमें गाली देगा तो हम उसका जवाब गाली से नहीं, लात घूंसा से देंगे। महात्मा गांधी ऐसे नहीं थे, आप सभी को पता है। चलिए, मेरा आग्रह है कि समय मिले तो आप उनकी किताबों को पढ़िए, और किताबों को पढ़ने के बाद तब शायद आप हम सब बेहतर समझ सकते हैं महात्मा गांधी को। बाकी ये जो बातें छन कर आती हैं, फिल्टर होकर आती हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अफवाहें सिद्धांत नहीं है। और अफवाहों पर विश्वास किया जाना या बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी एपिस्टेमोलॉजी के जब हम किन्हीं विचारों को सुनकर ही आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें तर्क और वितर्क की कसौटी पे कसते नहीं हैं, उनमें निहित बातों को या उन निहित बातों की अंदरूनी गहराई और उन तमाम परतों को उघाड़ कर नहीं देखते हैं कि उन पर परत दर परत जो तथ्य हैं, उन तथ्यों में कौन कौन सी बातें हैं, या उन परतों पर कितनी धूल जमी है, वो परत साफ है कि नहीं है। धूल जमने का आशय है कि उनके विचारों में वह मौलिकता है कि नहीं है। अगर मौलिकता है तो परत साफ है, अगर मौलिकता नहीं है तो उन परतों पर धूल जम गए हैं। तो हमें उन धूल को हटाकर, धूल को साफ करके उन परतों को देखने की ज़रूरत है। और महात्मा गांधी के जो विचार हैं, विचार रूपी जो परत है, उसे समझने के लिए हमें उनकी पुस्तकों की तरफ जाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।